नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है और अब आखिरी का समय यानी कि आखिरी पड़ाव, 1 घंटे का समय बाकी रह गया है। वही 1 घंटे जो आपको एक्स्ट्रा निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में जनता टीवी सबसे पहले बुलेटिन शुरू करते ही आपसे अपील कर रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वोट करके आइए, फिर उसके बाद आराम से बैठिए, नतीजे भी देखिएगा, लेकिन पहले वोट करना है। तो इस बीच आपको बता दें कि विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर साख कई मंत्रियों की, कई नामचीन दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। शाम को 6 बजे तक सभी जिलों में वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है। घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। तो बेहद खास ये दंगल, जिसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है। तो यूपी में 16 जिलों की 59 सीटें, जिसमें पश्चिमांचल भी आता है, पूर्वांचल भी आता है, अवध प्रांत भी आता है, बुंदेलखंड भी आता है, तमाम अलग अलग क्षेत्र। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो समझिए कि किस तरीके से पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 19 सीटों पर चुनाव चल रहा है, जिसमें 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस हैं। तो दूसरी तरफ अगर अवध क्षेत्र की बात की जाए तो अवध क्षेत्र के 6 जिलों की 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। कानपुर महाराजपुर के एलआर चंदेल पोलिंग बूथ में हंगामा हो गया। पोलिंग बूथ में सपाइयों ने जमकर हंगामा काटा है। सपाइयों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, कहा वोटिंग लिस्ट पर्चियां छीनकर भागने का आरोप है। सपाइयों की पुलिस से केस दर्ज कराने की मांग। यशोदा नगर के पोलिंग सेंटर का ये पूरा मामला है। तो कानपुर देहात से गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हालांकि ये जो वाकया हम आपको बता रहे हैं ये कानपुर का है। गौरव, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या इससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास है क्या? यशोदा नगर के पोलिंग सेंटर का मामला, जहां पर सपाइयों ने आरोप लगाया है कि हाथों से पर्चियां छीनी जा रही हैं। गौरव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि हम गौरव तक पहुंच सके, लेकिन इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। कन्नौज में भाजपा और सपा समर्थकों के बीच में मारपीट। देखिए, समझिए, 1 घंटे का समय बाकी है और अब झड़प की, तनाव की, हंगामे की खबरें आने लगी हैं। समर्थकों के बीच में मारपीट, सपा नेताओं का भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप, बूथ कैप्चरिंग का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। सरस्वती शिशु मंदिर मतदान केंद्र का पूरा मामला। कन्नौज की सीट बेहद खास, समझिए, कन्नौज डिंपल यादव का गढ़ है। इसको यादवों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी अब झड़प की खबरें आने लगी हैं। समझिए, 1 घंटे का समय बाकी है। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। 1 घंटे का समय है। आपने आज अपनी उंगली पर स्याही नहीं लगाई तो 5 सालों तक पछताएंगे कि सूबे के इतिहास में हमारा योगदान नहीं रह पाया है। खबर में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको, मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट 2 घंटे से पोलिंग बूथ में तैनात है। महिलाओं ने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर आरोप भी लगा डाला है। 4 नंबर का बटन दबा रहे हैं, दबाने का दबाव बनाया जा रहा है। महिलाएं सेक्टर मजिस्ट्रेट पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगा रही हैं। भोगांव 108 के बूथ संख्या 91 का यह पूरा मामला है। तो चलिए, हाथरस और कानपुर देहात से, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो सुबह 7 बजे से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की, चप्पे चप्पे पर हमारी जनता टीवी की नजर है। हर बूथ की अपडेट आपको मिल रही है और हाथरस का रुख करते हैं। निरंजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निरंजय, क्या कुछ अपडेट? अब 1 घंटे का समय बाकी रह गया है, तासीर क्या कह रही है ग्राउंड जीरो की? लोगों में अभी भी उतना उत्साह है या फिर कहीं ना कहीं ये जोश खत्म हो चुका है? अभी भी यहाँ बूथ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ अभी भी काफी सारे लोग अभी वोट डालने के लिए लगातार आ रहे हैं। जैसे जैसे शाम का वक्त होता जा रहा है, वैसे वैसे मतदान तीसरे चरण का अपने अंतिम दौर में चल रहा है। फिर भी यहाँ पर अभी लगातार लोगों का आना शुरू है और मैं उन लोगों से भी बात करूंगा
जो यहाँ पर अभी मतदान करके लौटे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप पाठक। क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार के चुनाव में वोट किया है? जब हम हाथरस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हाथरस में महिला से संबंधित मामला हुआ था, महिलाओं की राय जानना ज्यादा जरूरी है। आपके पीछे चंद महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। उनका एजेंडा क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं जिस पर उन्होंने वोट दिया है? सारी महिलाएं मौजूद है, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा। अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? मोदी का दिया है। मोदी का वोट करने का क्या कारण रहा? गरीबी को राशन मिला। निंजे, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर उन महिलाओं को भाषा नहीं समझ में आ रही है, खड़ी हिंदी वो नहीं समझ पा रही है, तो अवधी में उनसे बात कीजिए, बुंदेली में बात कीजिए, लेकिन उनकी राय समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आपका क्या नाम है दादी? मेरा नाम ममता है। दादी, इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर आपने इस बार के चुनाव में वोट किया है? ये सब मतलब लड़कियों की मतलब सुविधा रही है, लैट्रिन वगैरह बनवाई है मोदी जी ने, और बहुत तरह काम करे हैं, गरीबों को राशन दिया है। ठीक है। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है? वोट किया, सभी विकास बढ़िया किया है उन्होंने। विकास अच्छा किया है। और कहा अच्छा, योजनाएं सरकार की पहुंची हैं, आप तक नहीं पहुंची हैं? सही पहुंची, बढ़िया पहुंची। आपका क्या नाम है? विद्या देवी। विद्या देवी। हाँ। क्या मतलब क्या मुद्दे रहे इस बार के चुनाव में, क्या ध्यान में रखते हुए वोट किया है? वो बढ़िया गए और भाई तो 8 महीना तनखा नहीं हम में। अच्छा, ठीक है। या अभी हमने काफी सारी महिलाओं से भी बातचीत की, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ महिलाओं का कहना है कि जो सरकार है वो सरकार ने काफी सारा विकास भी किया है, और विकास के साथ साथ जो योजनाएं सरकार की रही हैं वो भी कहीं ना कहीं। निंजे, मैं यही तस्वीर तमाम दर्शकों के साथ साझा करना चाह रही थी, उसमें हमें सफलता भी मिली है। देखिए, ग्रामीण अंचल हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, वोटर्स को ये बात समझनी होगी कि क्या काम उनकी राज्य सरकार ने उनको करके दिया है, क्या काम उनके केंद्र सरकार ने करके दिया है। दीपक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपसे भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पर अब तस्वीरें कैसी हैं? जोश हाई है अभी भी वोटर्स का, या फिर मामले दम तोड़ चुके हैं? पूजा, मैं बता दूं कि अब तक की स्थिति यह है कि जिस तरीके से सुबह मतदान की गति धीरे थी, लेकिन अब जाकर के वो गति बढ़ती जा रही है। और अब हम 3 बजे के रुझान की बात करें तो 3 बजे तक ये मतदान वोट ऑफ परसेंट था वो 51% के लगभग हो चुका है। तो ये जो एकदम जो जोश था वो लगभग 9 बजे के बाद में ये हावी हुआ है। क्यों ना कहीं ना कहीं महिलाएं अभी तक बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही थी, वो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ में आपको ये भी बात से अवगत करा दूं कि जो मुस्लिम समाज की महिलाएं काफी तादाद में अच्छे फिरोजाबाद में यहाँ से वोट के लिए निकली दिखाई दी हैं। वहीं थोड़ा सा हिंदू समाज की बात करें तो हिंदुओं में कम वोटर निकले हैं। तो ये सबसे बड़ी अहम बात रही है। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि यहाँ का जो मुद्दा मेन जो था वो मुद्दा ये था यहाँ पर कि पशुओं से लोग आवारा पशुओं से परेशान थे। किसानों का मुद्दा जो हमेशा से शुरू से हावी होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के चलते ये वोटर की काफी तारीफ की है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ज्यादा वोट किया है। साथ ही एक आज बड़ी ही अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि फिरोजाबाद में एक ओम हॉस्पिटल है। ओम हॉस्पिटल में 4 लोगों के जो 2 दिन पहले ऑपरेशन हुए थे, उनको डॉक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा भेजा गया है वोट डालने के लिए, और स्टेशन पर और पूरी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। इसलिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल भी मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा कि डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज आपने कुछ लोगों को भेजा था, क्या व्यवस्था रखी गई थी उन लोगों की? देखिए, मेरे को राउंड पर एक पेशेंट ने इच्छा जाहिर की कि मेरा क्योंकि ऑपरेशन हो गया है तो मेरा वोट बेकार जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर अपने स्टाफ के द्वारा साथ में भेजकर वोट डलवा सकता हूँ। यह कहकर मैं वोट डालने चला गया, लेकिन जब मैं अपना वोट डाल के आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट ये कह रहे हैं कि हमें भी वोट डालने जाना है, डॉक्टर साहब को हमारा भी इंतजाम कराना पड़ेगा। ऐसे 11 पेशेंट थे, उसमें से हमने सेलेक्ट किया तो 4 पेशेंट ऐसे थे जिनको हम वोट डालने के लिए नहीं भेज सकते, तो उनका कल ऑपरेशन हुआ था और वो लोग इस लायक नहीं थे कि हम उनको वोट डालने भेज सके। बाकी लोगों के हमने इंतजाम कराया और सभी लोग अपना वोट डाल के सुरक्षित वापस आ गए हैं। और इसमें रिस्क वगैरह किसी तरीके का कोई रिस्क का तो काम था? हमने पहले इसकी रिस्क असेस करी, इसीलिए उन 4 लोगों को नहीं भेजा जिन लोगों के कल ऑपरेशन हुए थे या जिनको भेजने में रिस्क हो सकती थी। कहाँ के पेशेंट थे? डॉक्टर गौरव के जज्बे को जनता टीवी सलाम करता है।
और साथ में ये भी कहता है कि ऐसे चंद जिम्मेदार नागरिक और भी होने चाहिए देश के अंदर। चंद क्यों, सारे नागरिकों को इतना ही जिम्मेदार होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए। पढ़िए, समझिए, जानिए तो कि आपके प्रतिनिधि ने काम क्या किया है साहब, वरना निपटना आपको उसी से है अगले 5 साल। निपटिएगा कैसे? निपटने के लिए वोट भी डालना पड़ेगा और वोट डालने से पहले जानकारी भी हासिल करनी पड़ेगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ कानपुर देहात से गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले कंफर्म कीजिए, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? माफ कीजिएगा। जी जी ठीक है गौरव, कानपुर देहात का लबोलुआब क्या है? जोश हाई है या फिर जोश ठंडा हो चुका है? देखिए, मुझे आपको बिल्कुल बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था। इस समय हम नवीपुर के मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर हालांकि अब मतदाताओं की जो आने की स्पीड है वो कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है, क्योंकि अकबरपुर रंजिया विधानसभा का ये क्षेत्र है और अकबरपुर रंजिया में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान फीसदी हो चुका है। कम से कम 55% मतदान यहाँ पर हो चुका है और जिले की सबसे कम जो मतदान हुआ वो सिकंदरा विधानसभा में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन लगातार लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा था, उसका असर देखने को अकबरपुर रंजिया विधानसभा में जरूर मिला है। बात करें अगर वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव की और 2017 की, तो उस दरमियान भी जो है अकबरपुर रंजिया विधानसभा में मतदान का प्रतिशत अव्वल ही रहा है। लगभग 65% मतदान उस दरमियान भी हुआ था। तो इस बार का आंकड़ा यही लगाया जा रहा है कि 65% से भी ऊपर बढ़कर अकबरपुर रंजिया विधानसभा का मतदान होगा। हालांकि नवीपुर के इस मतदान बूथ पर जो है मतदाताओं की जो है आने की रफ्तार जो है कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। जी ठीक है, आपके पास जब गौरव मैं वापस लौटूंगी तो भोगनीपुर के बारे में बातचीत आपसे करूंगी कि वहां का समीकरण क्या है, क्योंकि भोगनीपुर को लेकर के लगातार 2-3 तरह की खबरें भी सामने आई। वहां पर ईवीएम जो है खराब थी और मतदान भी प्रभावित हुआ है। दीपक के साथ दीपक का रुख करते हैं, क्योंकि दीपक के पास बहुत बेहतरीन खबर है। डॉक्टर को लेकर के वो मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने वाकई बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और दीपक भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए दीपक का रुख करते हैं। दीपक, डॉक्टर साहब से बातचीत कीजिए और उनसे ये भी पूछिए कि वो जनता टीवी के माध्यम से और भी तमाम जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको संदेश वो क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल पूजा, मुस्कुराने वाली बात तो ये है कि मैंने जिस तरीके से अभी यहाँ का पहली बार मैंने ये काफी समय से हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं और काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि पहली तरीके का ये मामला हमारे सामने आया है। पहली बार हमने ये कवरेज की है और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है और जिसके चलते हम आप लोगों को, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है पूजा यहाँ पर कि इतने समय से हमने कवरेज के समय में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि जिस तरीके से पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन के स्टेज पर ले जा करके और एम्बुलेंसों के जरिए से उनके वोट मतदान करा रहे हैं। इसमें इनके डॉक्टर साहब क्या एक पेशेंट मैनपुरी का भी बताया गया है, उसकी भी ये व्यवस्था में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जो लोग इस मतदान के महापर्व पर नहीं निकलते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उन्हीं लोगों के लिए संदेश है कि जब पोस्ट ऑफ पेशेंट, ऑपरेशन के बाद का पेशेंट वोट डाल सकता है, तो जो लोग बिल्कुल स्वस्थ है वो क्यों घर में बैठा हुआ है, वो क्यों वोट नहीं डाले? मेरे हिसाब से 100% लोगों को वोट डालना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है, इससे बड़ा पर्व कोई भी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने मैनपुरी वाला जो पेशेंट बताया है, मैनपुरी वोट डालने जाना है, वो फिरोजाबाद में मौजूद है मैनपुरी में, तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है कि वो इतनी दूर ट्रेवल करे। अभी 3 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ है। यही मैं आपको बता रहा था। पहले हमने असेस किया कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जो ट्रेवल कर सकता है स्ट्रेचर पे और एम्बुलेंस में। हमने उन्हीं पेशेंट को भेजा, हमने सभी पेशेंट को नहीं भेजा। इस तरह से तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन हाल फिलहाल में हुआ है और वो इस तरह से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं कि मैनपुरी का भी एक पेशेंट था। डॉक्टर साहब ने उसे काफी बारीकी से देखा और अपने स्टाफ के साथ उसका गहन परीक्षण किया, तो उन्होंने ये पाया है कि वो इस लायक नहीं था कि उसे मैनपुरी भेजा जा सके। लेकिन फिर भी हम डॉक्टर साहब की ये बात मानेंगे कि 11 पेशेंटों में से 4 पेशेंट उनको इस लायक मिले कि उन्होंने जाकर के बूथ स्थल पर जाकर के उनका मतदान कराया है। जी पूजा, बिल्कुल, बूथ स्तर पर जाकर के मतदान कराने की ये जो कोशिश रही, ये कोशिश कामयाब भी रही और इसको जनता टीवी सलाम भी करता है। तो लगातार हम आपको ग्राउंड अपडेट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रुख हमारा निंजे की तरफ होगा। हाथरस के बारे में बातचीत निंजे से करेंगे। हाथरस के बारे में जब हम चर्चा निंजे कर रहे हैं तो हाथरस के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती हैं और जब हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या लगता है निंजे कि 6 बजे के बाद जब हम बातचीत कर रहे होंगे या हम खबर दिखा रहे होंगे तमाम दर्शकों को, तो क्या हमारे पास वो मैजिकल नंबर्स होंगे हाथरस से?
Please check the चलिए निंजे का रुख हम वापस से करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण वहां के कहते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। गौरव, भोगनीपुर का जिक्र मैंने आपसे किया था। राकेश सचान, नरेंद्र पाल मनु, जुनैद खान और गोविंद निषाद, ये 4 प्रत्याशी हैं यहाँ से चुनावी रण में। क्या कहता है समीकरण, लोगों का रुझान किस तरफ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बज चुके हैं, अभी तक वोटिंग परसेंटेज क्या है भोगनीपुर का? क्योंकि ईवीएम खराब की लगातार खबरें आती रही भोगनीपुर से। देखिए, बिल्कुल बता दें कि जो भोगनीपुर विधानसभा का मतदान प्रतिशत है वो करीब जो है 45% है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राकेश सचान को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। उनके जो निवर्तमान विधायक थे कटियार, उनका टिकट कटा है। और जो जुनैद की बात जो है बसपा से उन्हें टिकट पर मिला है, वो 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस दरमियान उन्हें करीब 19,000 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है वो भी जो है भोगनीपुर विधानसभा में देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं जुनैद के पाले में जाएगा और जो बसपा का कैडर वोट है वो भी उनकी तरफ जरूर खींचेगा। अब देखना यह होगा कि जो कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राकेश सचान को जो है इस विधानसभा से जो है योगी और मोदी का कितना जो है असर मिलेगा और कितना उनको सपोर्ट मिल पाता है। ठीक है, मैं ये भी समझना चाहूंगी गौरव आपसे कि क्या इस बार मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव जो 2017 का था उसमें जो है मोदी मैजिक जरूर देखने को मिला था, क्योंकि विधानसभा सीट जो भोगनीपुर है, जब से भोगनीपुर विधानसभा सीट बनी है सबसे पहली बार 2017 में ही यहाँ कमल खिला था। यानी सबसे पहली बार भाजपा ने इस जो है सीट पर अपना कब्जा जमाया था। और इस बार जो है वो जातिगत व्यवस्थाएं जो है मुद्दे हैं, बेरोजगारी के समझ लीजिए, चाहे विकास के समझ लीजिए, महंगाई के समझ लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 1 वोट से जीत होगी, 1 वोट से हार होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आज नहीं तो 5 साल बिल्कुल भी नहीं। 5 साल सवाल कैसे पूछेंगे अपने प्रतिनिधि से कि साहब वोट तो दिया था, वोट के बाद भी रोड नहीं बनवाई। अभी आप बहिष्कार की तस्वीरें देख रहे होंगे, कई सारी इस चरण में बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, लेकिन वो तस्वीरें तभी हैं जब लोगों ने वोट दिया था। वोट देंगे ही नहीं तो सवाल पूछेंगे किससे, या गुस्सा किस पर दिखाएंगे? गुस्सा अपनों से होता है, अपनों के लिए होता है, लेकिन ये गुस्सा तभी जायज होगा जब आप वोट कास्ट करेंगे। तो देरी अभी भी नहीं हुई है, घरों से निकल जाइए। 5:15 बजे का लंबसम 5:15 बजे तक का समय हो रहा है अभी, और आपको निकल जाना चाहिए घरों से। और अगर आपने अभी वोट कास्ट नहीं किया तो अपना वोट कास्ट करना चाहिए। औरैया से अश्विनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे समझना चाहूंगी कि ग्राउंड जीरो पर अब लगभग 40 मिनट का समय बचा हुआ है वोट कास्ट होने के लिए। क्या लगता है कि लोगों का जोश हाई है या फिर अब जोश ठंडा हो गया है? नहीं मैडम, अभी बताना चाहेंगे यहाँ पे अभी जोश वैसे ही बरकरार है और कई लोगों को कहना है कि हमारी बम्पर वोटिंग हुई है और हम चुनाव जीत रहे हैं मैडम। और यहाँ पर बीजेपी और सपा दोनों टक्कर में है और कोई भी पार्टी कभी भी अपनी सरकार यहाँ से बना सकती है मैडम। ठीक है अश्विनी, अब सीट वाइज हम चलिए चर्चा करते हैं। बिधूना की बात कर लेते हैं। रियाज शाक्य, रेखा वर्मा, गौरव सिंह, सुमन व्यास इस सीट से चुनावी रण में है। समीकरण इस सीट के क्या कहते हैं और किस प्रत्याशी में कितना दम? चलिए हमारा संपर्क जी। रियाज शाक्य और सपा की रेखा वर्मा दोनों लोग फाइट में है और गौरव रघुवंशी फाइट में नहीं नजर आ रहे हैं मैडम। क्यों फाइट में नजर नहीं आ रहे हैं? जाति समीकरण क्या है यहाँ का? जाति समीकरण मैडम, यहाँ जो जाति के समीकरण है वो यादव, मुसलमान, पाल और कुछ शाक्त लोग ये सपा के साथ हैं और पंडित और कुछ गुप्ता और कुछ लोग शाक्त लोग रिया के साथ हैं। ठीक है, दिव्यापुर की बात कर लेते हैं। दिव्यापुर में लाखन सिंह राजपूत, प्रदीप यादव, अरुण दुबे, मनोज पाल, इन 4 प्रत्याशियों को मैं देख पा रही हूँ। इन चारों प्रत्याशियों में से कांटे की टक्कर किनके बीच में और समीकरण क्या कहते हैं? अश्विन, यहाँ दिव्यापुर में मैडम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदीप यादव और लाखन सिंह राजपूत के में टक्कर अच्छी है और यहाँ पर दोनों प्रत्याशी में से जीत थोड़ी ही कम में रहेगी। कोई भी अगर हारता जीतता है ज्यादा 2-4 हजार में मैडम जीत हार होगी यहाँ से। ठीक है, औरैया सदर? औरैया सदर मैडम टक्कर बीजेपी और सपा की है मैडम। ठीक है, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। फिरोजाबाद का रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। दीपक, 40 मिनट का समय बाकी रह गया है। 40 मिनट के समय में फिरोजाबाद क्षेत्र, जहां पर
मुस्लिमों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है सामान्य से। क्या इस क्षेत्र में मैजिकल नंबर्स जिनकी अपेक्षा है वो आएंगे? और ये मैजिकल नंबर्स आपको क्या लगता है कि किसके लिए सिरदर्द और किसके लिए राहत की सांस होंगे? पूजा, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा क्योंकि पिछले हम 2017 के चुनाव और 2012 के चुनाव की हम बात करें तो पांचों विधानसभाओं का स्थिति ये रही थी कि जिसके हिसाब से हम आगे का भी आकलन ये लगा सकते हैं, क्योंकि 2000 अगर हम टूंडला विधानसभा की बात करें तो फिरोजाबाद से की टूंडला विधानसभा भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनखड़ यहाँ से उम्मीदवार हैं। पूर्व में भी ये विधायक रह चुके थे क्योंकि बाई इलेक्शन हुआ था, SP सिंह बघेल थे यहाँ पर, और इसको हटने के बाद इनके केंद्र में जाने के बाद यहाँ से बाई इलेक्शन में प्रेमपाल सिंह धनखड़ भाजपा के यहाँ से विजयी घोषित हुए थे, और बहुजन समाज पार्टी के अमर सिंह भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। अगर 2022 के चुनाव की बात करें, वही टूंडला विधानसभा की बात करें तो 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के SP सिंह बघेल 1,18,584 वोट पाकर विजयी हुए थे। द्वितीय स्थान बहुजन समाजवादी पार्टी के राकेश बाबू को मिला, जिसमें उन्होंने 55,267 वोट प्राप्त किए थे। वहीं SP सिंह बघेल केंद्र के में जाने के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन के चलते इन लोगों की प्रेमपाल सिंह ने यहाँ पे अपनी सीट को काबिज किया था। साथ ही यही स्थिति अभी जो पूर्व में जो 2017 में रही है और 2020 में रही प्रेमपाल सिंह धनखड़ की, तो कहीं ना कहीं जो सीधी टक्कर है वो राकेश बाबू समाजवादी पार्टी से है, उनकी और प्रेमपाल सिंह धनखड़ की सीधी टक्कर है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं प्रेमपाल सिंह को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वहीं हम विधानसभा जसराना की बात करें तो फिरोजाबाद विधानसभा जसराना से भाजपा के मानवेंद्र सिंह लोधी जो जिला अध्यक्ष रहे थे वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सपा से सचिन यादव लड़ रहे हैं। वहीं जो बसपा की बात करें तो सूर्य प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब जसराना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसकी इतिहास काफी रोचक रहा है। 2017 में चुनाव के राम गोपाल और पप्पू लोधी भाजपा के 1,03,426 वोट पाकर विजय हुए थे। समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप सिंह को 20,328 वोटों से हराया था इन्होंने, रामगोपाल लोधी ने। साथ ही हम बहुजन समाजवादी पार्टी का जो था वो तीसरा स्थान रहा। अगर हम फिरोजाबाद सदर सीट की बात करें तो फिरोजाबाद सदर सीट भी अपने आप में अहम है। मुद्दे क्या क्या थे दीपक? मुद्दे मैं बता दूं आपको कि फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा है जो 2017 के जो मुद्दे थे वो सड़क सुरक्षा की व्यवस्था के मुद्दे रहे। लेकिन अब की बार हम मुद्दों की बात करें तो विकास तो हुआ है, कहीं ना कहीं सड़कों पे काम हुआ है, लेकिन आज भी कई ऐसे जगह हैं, स्थान है कि जहां पर सड़कें पूरी तरीके से नहीं बनी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आज भी रास्ते नहीं है और रास्ते टूटे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ के जब वोटरों से बात की है तो वोटर यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर को काफी प्रभावित दिखाई दे रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर के चलते ही सबसे ज्यादा जो युवा यहाँ का युवा हो या महिला हो वोट कर रही हैं। जी पूजा। तो दीपक को सुन रहे थे आप, फिरोजाबाद के वो तमाम आंकड़े आपके साथ में साझा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दंगल में, इस चरण के दंगल में कई सारे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, फिर चाहे वो बीजेपी से SP सिंह बघेल हो या फिर अखिलेश यादव, जिन्होंने पहली बार तय किया है कि वो विधायकी के रास्ते सत्ता तक पहुंचेंगे। सत्ता तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये फिलहाल 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इस बार विधायकी जरूर चूज करिए। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी इस बार विधायकी के रास्ते ही सत्ता का रास्ता चुना है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा नेता को गोली मार दी गई है। संदिग्ध हालत में घर में गोली लगी है। गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री हैं कृष्णा यादव। सिकंदरा राव के मोहल्ला गौसगंज का ये पूरा मामला है। हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में गौसगंज में एक कृष्णा नामक युवक के घर पे, उसको पहली मंजिल पे उसके कमरे में उसे गोली लगने की सूचना थाना सिकंदरा राव पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसे उपचार हेतु परिजनों द्वारा तत्काल ट्रॉमा सेंटर अलीगढ़ ले जाने की बात संज्ञान में आई है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव तथा थाना प्रभारी सिकंदरा राव द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई। उसके कमरे से, युवक के कमरे से खून के कुछ निशान तथा एक तमंचा और खाली एक खोखा भी पुलिस को वहां से बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक परीक्षण हेतु कब्जे में ले लिया है। पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर जांच कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो चलिए निर्जय हमारे साथ में हाथरस से जुड़े हुए हैं लगातार। निर्जय, आपसे समझना चाहेंगे, ये घटना बहुत बड़ी है, झड़प, तनाव, इस तरीके की खबरें तो सामने आ ही रही हैं, मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन गोली मार दी गई और इस पर क्या एक्शन हुआ है अभी तक? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है सिकंदराबाद में, ये कृष्णा नामक व्यक्ति जो था, ये अपने घर में ही अपने कमरे में बंद था और जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने वहां देखा कि हालत गंभीर थी, जिसके तुरंत बाद इनको अलीगढ़ ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच गहनता से की जा रही है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, जब तक इसमें कुछ कह पाना संभव नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से दीपक हमारे साथ में बने हुए हैं और साथ में हाथरस से निंजय हमारे साथ बने हैं, कानपुर से जया सिंह हमारे साथ लगातार 7 बजे सुबह से बनी हुई हैं। ये तमाम सहयोगी सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका उत्साहवर्धन होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आपकी उंगली पर स्याही पहुंचनी चाहिए। ये स्याही नहीं पहुंची तो हम जीत नहीं पाएंगे, देश प्रदेश जीत नहीं पाएगा। तो बस छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। आप जाइए, वोट करके आइए।